धारा के साथ सब बह जाते हैं कि धारा के विपरीत जो बहने का था, वो एमएस धोनी में ही था। एक फ़िल्म में दिखाया गया था कि सिलेक्टर जहाँ बैठे हुए वहीं पे छक्का मारना है, क्या रियल था या फिर ऐसे ही फ़िल्म में दिखाया गया था? नहीं, उस तरह का नहीं है, वो तो पिक्चर की बात वो है। फिनिश करने वाला कि छक्के से ही फिनिश करना है, वो शुरू से था? जी, मैंने कहा ना कि वो जब छक्का का वो जब प्रैक्टिस करते थे, तो वो स्टेडियम पार करने का वो प्रैक्टिस करते जी, जी, थे। हेलीकॉप्टर शॉट मतलब ज़मीन से ऐसे उड़ा देना ऊपर। हाँ, 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 बिल्कुल। देखिए वो टेनिस में चलता है, टेनिस में आज भी वो शॉट्स चलता है। एमएस भी वो जो उस फ़िल्म में दिखाया गया था कि 2 समोसा खिलाएँगे सिखा दो। जी हाँ, उस तरह का वहाँ पे कुछ था। फिर वो खुशी होती होगी कि कैप्टन कूल होगा पूरे देश के लिए, हमारे लिए तो मेरा माही ही है, उस तरीके से मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल, उनके साथ जब भी मिलने का ही रहता है तो फिर कभी ऐसा नहीं लगता है कि उतना बड़ा कद का प्लेयर हो गया है, कि अगर धोनी आया तो सहवाग को साइड कर दिया गया या हरभजन को साइड कर दिया, युवराज को साइड, ऐसा कुछ नहीं होता है। और कहा जाता है कभी कि धोनी के इतने बड़े प्लेयर बनने में दादा का बड़ा हाथ रहा। क्या ऐसा है? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि कॉल-वॉल पे बात होती है, कॉल पे बात करना उनसे काफ़ी मुश्किल है, फ़ोन नहीं रखते कि हैं। फ़ोन वो रखते नहीं हैं और बहुत मुश्किल से ही फ़ोन पे उनसे बात हो सकता है। वो भी किसी के दूसरे के थ्रू फ़ोन में जो है, वो बात हो सकेगा, अदरवाइज़ डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट करना बहुत मुश्किल है। क्या लग इस रहा है ये आईपीएल धोनी के लिए लास्ट हो सकता है? देखिए, ये डिसीज़न तो उन्हीं का हो सकता है। क्रिकेट की अगर बात की जाए तो कई बड़े नाम देखने को मिलते हैं। कपिल देव, सुनील गावस्कर से लेकर कई बड़े नाम, सचिन तेंदुलकर। लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, एमएस धोनी, जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, टी20 वर्ल्ड कप जीता, टेस्ट में चैंपियंस टीम बनी। लेकिन अगर बात की जाए कैप्टन कूल की तो उनके अंदर कई ऐसे खिलाड़ी खेले जो आज विश्व में अपना लोहा मनवा रहे हैं। लेकिन कैप्टन कूल भी इसी के अंडर खेला करते थे। आज वही मेहमान हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हैं, मनीष वर्धन जी, जो झारखंड के पूर्व रणजी कप्तान रह चुके हैं। मनीष जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे अपनी जर्नी के बारे में? अभी हम कैप्टन कूल के बारे में कह रहे थे, लेकिन आप अपनी जर्नी के बारे में क्या कहेंगे? कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई क्रिकेट को लेकर के? देखिए, हर कहानी का एक दिलचस्प पहलू ये रहता है कि जब भी आप कहीं से स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो मेरे लिए भी यही था कि जिस जगह से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, मैं पूर्णिया से आता हूँ, तो पूर्णिया में एक ऐसा जगह था जहाँ से आपको बेसिक नीड जो होती है, जो बेसिक फैसिलिटी थी, उसकी कमी हमेशा रहती थी। चाहे आप टर्फ विकेट की बात करें या एक अच्छे एनवायरनमेंट की बात करें, अच्छे कोचेज़ की बात करें, तो ये सब हमेशा वहाँ मिसिंग होता था। तो ऐसी जगह से खेल करके आगे निकलने में हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। क्योंकि ना तो हमारे हाथ में अच्छे बैट्स थे, आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि कितने महँगे और कितने अच्छे-अच्छे बैट्स आ गए हैं। तो उस समय की बात कहा कहा जाए तो बैट्स भी उतने अच्छे नहीं रहते थे जिससे अगर आप शॉट्स खेलिएगा, तो आपको अपनी ताकत से दुगुनी ताकत लगानी पड़ती थी, तब जाके शॉट जो है वो क्लियर होती थी। तो वहाँ से जब मैं खेलना प्रारंभ किया, तो तभी कंबाइंड बिहार थी तभी, मतलब कि झारखंड और बिहार या दोनों एक साथ ही थे। तो वैसी परिस्थिति में थे कि जो जो वहाँ के जितने भी प्लेयर्स थे जो अभी बिहार से खेल रहे हैं, उनके साथ काफ़ी टैलेंट थे। नो डाउट कि बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स थे, जो अभी अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारे उभर के सामने भी जी। आ रहे हैं। तो मेरे बैच के जो थे जितने भी प्लेयर्स थे, कहीं न कहीं वो लोग दबे रह गए क्योंकि उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला और कहीं न कहीं वो भी ये सोचते थे कि अगर हम यहाँ से अगर कहीं और जाएँगे तो शायद हो सकता है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएँ। मेरे सामने चुनौती थी कि जब हम जूनियर क्रिकेट खेल रहे थे, तो करीबन 6 साल मैंने जूनियर क्रिकेट खेला और पूर्णिया के थ्रू ही, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के थ्रू ही मैंने कंबाइंड बिहार को मैंने रिप्रेज़ेंट किया। फिर जैसे बिहार आपका बिहार अलग हुआ और झारखंड को मान्यता मिली। वैसे परिस्थिति में क्या हुआ कि जितने भी प्लेयर्स थे, जो टैलेंटेड थे, वो कहीं न कहीं जिस तरह से भारत-पाकिस्तान का बँटवारा हुआ होगा, उसी तरह मेरे ख्याल से उस समय परिस्थिति बनी कि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे थे जो बिहार में ही सिमट के रह गए। और मुझे एक मौका मिला कि अगर अगर पॉसिबिलिटी हुई कि अगर मैं जंप करके इधर आ सका, तो मेबी हो सकता है कि किस्मत का बात होता है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट मेरे लिए रही कि जब बिहार की मान्यता समाप्त करके झारखंड को दी गई मान्यता, तब मैं झारखंड की तरफ रुख किया और तभी से 2004-5 से मैंने डेब्यू किया, रणजी ट्रॉफ़ी मैंने डेब्यू किया और रणजी ट्रॉफ़ी डेब्यू के साथ मैंने सेंचुरी से मैंने स्टार्ट किया रणजी ट्रॉफ़ी। तो वहाँ से फिर मेरा जो सफ़र था वो करीबन 11 साल तक फर्स्ट क्लास मैंने क्रिकेट खेला और इस दौरान 3 साल मैंने दिलीप ट्रॉफ़ी भी खेला, वहाँ भी मैंने सेंचुरी लगाया
और 2 साल मैंने कप्तानी भी किया झारखंड का। थोड़ी-सी कसक रह जाती है कि इतना मेहनत करते हैं, सबका सपना होता है देश के लिए खेलना, कि देश के लिए हम खेलेंगे, लेकिन आप इंटरनेशनल शायद नहीं खेल पाए। आखिर क्या कुछ कसक रह गई कि इंटरनेशनल नहीं खेल पाए इतनी मेहनत करने के बाद भी, टैलेंट रहने के बाद भी? जी बिल्कुल है, ये तो हमेशा सब लोग जब क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं और एक बार जब रास्ता नज़र आने लगता है कि आप इंडिया खेलने के लिए कैसे-कैसे आपको बढ़ना है, आपको डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से ज़ोन, ज़ोन से इंडिया ए और फिर इंडिया। तो वो रास्ता मुझे क्लियर दिख रहा था और एक समय ऐसी परिस्थिति भी बनी थी जब मैं पूरे ज़ोन में अपने ईस्टर्न ज़ोन में हाईएस्ट रन गेटर था और दिलीप ट्रॉफी भी खेल रहा था और वहाँ भी मैंने 100 बनाया था। सेमीफाइनल में बनाया था अगेंस्ट नॉर्थ ज़ोन बनाया था। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा था कि यहाँ से अगर मुझे एक मैच अगर दिलीप ट्रॉफी के लिए भी दिलीप ट्रॉफी के बाद इंडिया के लिए मुझे मुझे सिलेक्शन मिलता है, तो कहीं न कहीं मुझे लग सकता था कि यहाँ से मैं आगे और बढ़ सकता हूँ। लेकिन एक यही मेरे को ये है कि मैंने जितना भी कोशिश किया, जितना भी मैंने खेला, वो भी मेरे लिए एक बहुत मायने रखती है क्योंकि जिस जगह से मैं बिलॉन्ग करता था, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र अभी तक कोई कर नहीं पाए थे। लेकिन एक चीज़ उस समय जिस दौर में आप खेला कर रहे थे, कहा था कि जो छोटे सिटीज़ होते हैं, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यहाँ से काफ़ी सारे खिलाड़ियों को पिक नहीं किया जाता था, कि बावजूद खेलने के मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इन सब के जो खिलाड़ी होते थे, उन्हें पिक किया जाता था। ये भी एक रीज़न था उस समय, चलता था ये? जी हाँ, निकेत, उस समय मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि उस समय कुछ इस तरह की परिस्थिति रहती थी कि बड़े जो शहरों की टीम थे, बड़े स्टेट के जो टीम थे, उनके प्लेयर्स काफ़ी लोग इन्वॉल्व रहते थे। खासकर इंडियन टीम में जैसे जाते थे, एक समय मुंबई का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहा, कभी साउथ का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहा। ऐसे-ऐसे कभी-कभी सिचुएशन रहती थी और सही कहा आपने कि जिस समय हम लोग खेल रहे थे, उस समय कहीं न कहीं ऐसे टीमों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता था, जहाँ के छोटे-छोटे राज्य जो था उनको नेग्लेक्ट किया जाता था, कि जो इस समय आप देख रहे हैं, वैसी परिस्थिति उस समय नहीं लेकिन थी। उस समय एक खिलाड़ी थे, जो आज जी, कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं, जी। एमएस धोनी। मतलब ऐसा कि सारा दरवाज़ा तोड़ करके उस समय प्लेयर्स को पिक नहीं किया जाता था, लेकिन 2000 लगभग 4-5 का समय था, धोनी को पिक किया गया। शायद बांग्लादेश के या फिर किसी के साथ उन्होंने अपना डेब्यू किया था। आखिर उस समय के बाद क्रिकेट बदल गया एकदम, बिहार, झारखंड के लिए बदल गया। जी। कैसा रहा? आपके अंदर में वो खेले हैं, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, आपके कप्तानी में वो खेले हैं। क्या वाकया थोड़ा कहानी ज़रा सुनाओ? जी एक टूर्नामेंट हम लोग जाते थे ऑफ सीजन टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो उसमें ऐसी परिस्थिति बनी कि मुझे कप्तानी करना था और उसमें एमएस भी खेल रहे थे। तो एमएस का मैंने जब भी देखा हम लोग 19 कैंप भी साथ में किए थे। वो हालाँकि वो हमसे सीनियर हैं, लेकिन उनका जो खेलने का नज़रिया था वो बिल्कुल डिफरेंट था। जब भी मैचेस होता था या जब भी प्रैक्टिस होता था तो हम लोग जैसे शॉट्स का प्रैक्टिस करते थे तो उनका ये रहता था कि जब हम छक्का मार रहे हैं तो स्टेडियम के बाहर बॉल गिरनी चाहिए। वो बेसिकली स्पिनर्स को कहते थे कि तुम लोग बॉलिंग करो और जब मैं हिटिंग एबिलिटी अपना देखूँगा तो मुझे स्टेडियम के बाहर मारना है। तो दोनों साथ में ओपनिंग करते थे? जी हाँ, हम दोनों ने साथ में ओपनिंग किया, झारखंड के लिए भी ओपनिंग किया और ऐसी भी परिस्थिति बनी कि जब टी20 हम लोग झारखंड के लिए खेल रहे थे, तो अ, मेरे ख्याल से शायद ईडन गार्डन में ही मैच चल रही थी, तो अगेंस्ट असम हम लोग खेल रहे थे। और उस दौरान क्या हुआ कि वो इंडिया खेल करके ही वो आए थे। तो जब पब्लिक सब जब जमा हो गया कि हाँ, एमएस आ गए हैं, धोनी आ गए हैं खेलने के लिए, तो दोनों हम लोग खेल रहे थे। मैं भी 50 क्रॉस कर गया था और वो भी 30-40 पे थे वो। उन्होंने कहा मनीष यहाँ से अभी 30-40 रन बचा हुआ है। आराम से तुम निकाल सकते हो। अब मुझे इन पब्लिक के लिए खेलने दो। और वो इसके बाद जो स्टेप आउट करके वो छक्का जो गैलरी सब में मारने लगे ईडन का, वो मार्वेलस था। वो जो जो पब्लिक आए थे मेरे ख्याल से उन लोग को वो उनका भी दिल मनोरंजन। जीतने के लिए जो है मनोरंजन के लिए वो बिल्कुल उसी अंदाज में अपना खेल करके। जब एमएस धोनी मूवी आई थी, बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई कि माही मार रहा है। मतलब क्या माइंडसेट रहता था उनका जब आप दोनों साथ में खेलते थे, तो क्या कहते थे कि भाई ठीक है चलो मैं स्ट्राइक ले लेता हूँ, मारता हूँ या फिर रोक के खेलना है? देखिए उनका स्ट्राइक रेट हमेशा, चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे टी20 हो, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट में उनका चलता था। सबसे बड़ी बात थी जब वो इंडिया नहीं खेल रहे थे और वो रणजी ट्रॉफी जैसे वो खेल रहे थे, तो सामने वो देखते थे कि कौन प्लेयर जो है वो बॉलर जो है, दोनों में बात हो रहा है तो वो बोल रहे हैं कि अरे ये कौन है ये? तो कोई बोला कि अरे इंडिया ही खेला हुआ है वो प्लेयर। तो वो टारगेट ये सेट करते थे अगर इंडिया ही खेला है, श्रीसंत जैसे खेल रहा है, बॉलिंग कर रहा है, तो जो भी इंडिया जो अगर किसी का रिप्रेजेंटेशन वो देख लिया है, तो उनका ये था कि मुझे इसी को तोड़ना है और वो उसी अंदाज में खेलते कि उस पे टूट पड़ते थे। तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही
विषम परिस्थिति रहता था, क्योंकि वो भी जो भी रिफाइंड बॉलर रहते थे, इंडिया खेल करके आ रहे होते हैं, और उस पर धोनी का जो अटैक रहता था वो बिल्कुल डिफरेंट वे में अटैक करता। कुछ ऐसे मेमोरीज जो याद हो धोनी के साथ जो आप बताना चाहें? मेरे ख्याल से जब मैं डेब्यू कर रहा था ना, तो केरला के अगेंस्ट मैच चला था, और श्रीसंत और टीनू यूहानन जो थे वो काफी एग्रेसिव बॉलिंग कर रहे थे, और वो मेरा डेब्यू ईयर था। तो काफी बाउंसर्स जो थे वो शार्प बाउंसर्स मार रहे थे, और मेरे लिए इतना आसान नहीं था कि उसको डक करना है या फिर उसको खेलना है। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, बट फिर भी मैं इस तरह से झेल रहा था, क्योंकि मेरे बॉडी में काफी बॉल लग चुके थे, इधर उधर दाग बनती जा रही थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में धोनी जब मेरे तरफ आए टैप करते हुए कि मनीष, तू बॉन्सर में कभी आउट नहीं होगा, हमको ये भरोसा है, इतना देर तेरे को मैं देख लिया, तू बॉन्सर में आउट नहीं होगा। बस यही है, श्रीसंत जो है वो इन स्विंगिंग यॉर्कर उसका बहुत अच्छा आता है उसका, तो बस तू उसके लिए रेडी, बाकी मैं जानता हूँ तू बॉन्सर में आउट। और उसका ये कहना मेरे लिए इतना मतलब जो कि डेब्यू कर रहा है, वो 1 साल पहले वो डेब्यू कर चुके थे, तो उनका ये कहना मुझे लगा कि नहीं नहीं, मैं अच्छा खेल रहा हूँ। मतलब जो होता है ना कि एक दो बाउंसर खेला तो हिट कर गया, बॉडी में लग गया, तो कोई हिल जाता है कि अरे यार अब मैं कैसा खेल रहा हूँ। तो जब धोनी का ये कमेंट आया कि नहीं नहीं तुम अच्छा खेल रहा है, तुम बाउंसर में आउट नहीं होगा, मैं पूरा दिन खेला। और लास्ट में विशेषण से एक वीडियो में कॉन्फ्रेंसिंग में जूम में मीटिंग में हो रहा था, तो श्रीसंत ने कहा कि मनीष भाई, आपको नमस्कार है, आप आउट नहीं हुए थे, पूरा दिन आप खेलते रह गए, और हम लोग सोच रहे थे कि कैसे इसको आउट करना होगा। तो ये चीज था कि उनका उनके साथ खेलने से एक बूस्ट मिलता था कि हाँ चलो ठीक है, हम लोग और अच्छा आपसे कर पहले सकते उन्होंने खेलना स्टार्ट किया, आपके अंडर में उन्होंने खेला, उसके बाद उनके अंडर में आज कितने सारे खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं और अभी भी खेल रहे हैं। हैं। कोई चेंज आया जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने लगे, एक बड़े स्टार बन गए, प्लेयर बन गए, उनके बाद उनसे बात हुई, मुलाकात हुई? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि जिस तरह से वो अपने को कैप्टन कूल का जो उनको उपाधि मिला, वो बिल्कुल ही उनके लायक सूटेबल चीज़ थी। क्योंकि आज भी जो जब वो मिलते हैं तो बिल्कुल उसी तरह जैसे वो पहले हुआ करते थे, आज भी उसी तरह, कोई भी उनमें ईगो नहीं, कोई भी उनमें वो जो होता है ना कि प्राउडनेस आ गया है, वो सब सारा चीज़ उनमें कुछ नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह आज भी बैठ के हम लोग के साथ, अगर हम लोग ज़मीन में भी बैठेंगे रहेंगे तो वो भी आकर के ज़मीन में बैठ जाएँगे। तो इस तरह का उनमें हमेशा एक मुझे वाकया याद है कि मैं काफ़ी बार मैं बोल चुका हूँ कि वही केरल मैच के बारे में ही मैं बोल रहा हूँ कि मेरा हैबिट था कि कुछ हेल्दी फूड्स को हम लेते थे, जैसे हॉर्लिक्स वगैरह पीना है, च्यवनप्राश खाना है। तो वो जैसे रात में नेक्स्ट डे मैच है हम लोग का, रात में हम मैं हॉर्लिक्स लेकर के पीता था, और फिर सुबह उठ के मैच को खेला था। किसी ने बोल दिया कि अरे मनीष ने हॉर्लिक्स लाया है, ये वो कह दिया उनको। तो रात में खटखट डोर नॉक हुआ मेरे रूम का। जब मैं खोला तो देखा एमएस सामने में है। क्या कहाँ है तुम्हारा, कहाँ है हॉर्लिक्स, कहाँ है च्यवनप्राश, कहाँ है? तो उस समय जो फ्लास्क में हम लोग का दूध दिया जाता था, तो उससे मैं दूध निकाल रहा था। तो बोले कि नहीं नहीं, मेरा भी बनेगा इसमें हॉर्लिक्स। तो नतीजा ये हुआ कि 2 गिलास लाया गया, और फिर जब मैं डाला तो दोनों में थोड़ा थोड़ा कम रह गया दूध, लेकिन दोनों के लिए हो गया, हॉर्लिक्स मैंने मिलाया, दोनों ने पी लिया उसे। उसके बाद वो अपना चले गए, चलो ठीक है, कल मिलते हैं, कल मिलते धोनी के हैं। बारे में कहा था कि दूध बहुत पिया करते थे उस समय, उनको दूध बहुत पसंद था। वो पसंद था उनको, लेकिन उतना भी नहीं जितना कि एड में दिखाया गया कि दूध पे ही खाली है, वो उतना लिमिटेड था उनका। तो जब वो पी करके गए, नेक्स्ट डे हम लोग मैच खेले, वो आउट हुए आपके 94 पे, और मैं भी वही 93 96 पे ऐसे में आउट हुआ। तो जब दोनों सेंचुरी मिस कर दिए थे, तो आए सामने, हम लोग बैठे अपना बात उत कर रहे थे, तब वो ध्यान से मेरे तरफ देखे, जानते हो क्यों मिस किया हम लोग? 100। मैंने कहा क्यों? कहा तुम भी इतना मिस कर दिया, दूध कम दिया गिलास में, तो हमको भी इतना कम तुम दिया। तो नतीजा हुआ कि दोनों 90s में हम लोग फंसे, दोनों का 100 हम लोग का भी दिया। मुलाकात होती है तो वैसे ही बात होती है, हंसी मजाक सारा चीज। काफी डाउन टू अर्थ धोनी को माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। इसी तरह से जैसे कि वो पहले हम लोग के साथ मिला करते थे, बिल्कुल हम लोग फुटबॉल जब वार्म अप करते थे तो 1.5 1.5 घंटा हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, अगर बारिश हो गई तो उनका फेवरेट चीज फुटबॉल था। और पूरा टीम, रणजी ट्रॉफी टीम, हम लोग जो है फुटबॉल में लगे रहते थे। और बारिश में क्या हुआ, एक मैच खत्म हो गया, फिर बारिश नहीं रुका है, तो चलो 1 घंटा और खेल। मतलब हम लोग का फिटनेस जो था ना, वो कहीं ना कहीं फुटबॉल के इर्द गिर्द घुमा, जब एमएस जब टीम के साथ रहते, तो काफी अच्छा उनके साथ रहता था। आज भी वो जब मिलते हैं तो काफी अच्छी तरह से, बहुत अच्छा हम लोग टाइम स्पेंड भी करते हैं। और कहीं ना कहीं जितने भी जूनियर प्लेयर्स हैं,
उनके साथ भी जब वो बात करते हैं तो काफ़ी जो उनका एक्सपीरियंस है वो सारा शेयर करते हैं, या कोई भी डाउट्स रहता है यंगस्टर को वो सब क्लियर करते हैं, तो देखेंगे कि बिल्कुल सिंपली वो सबसे बिहेव करते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए काफ़ी समय आपने क्रिकेट खेला है, उनके साथ भी खेला है, अकेले भी खेला है। बात की जाए क्रिकेट जब आपने खेलना बंद कर दिया, क्रिकेट खेल रहे हैं अभी या क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है? और क्या कुछ दे रहे हैं झारखंड को, जो एक्सपीरियंस है आपके पास? मुझे तो अब देखिए, एज अ प्रोफेशनल तो हम लोग तो अब सरेंडर कर दिया, अब हम लोग नहीं खेल रहे हैं। तो जब भी हम लोग जिस तरह से है किसी लोकल टूर्नामेंट्स हुआ वो सब खेलते हैं। सिलेक्शन पैनल में भी हैं आप झारखंड के? झारखंड के लिए एक जिम्मेदारी मुझे मिला आफ्टर, जब हम लोग प्लेइंग से हटे तो फिर हम लोग की जिम्मेदारी थी, सबसे पहले मैं सिलेक्शन कमेटी जूनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन रहा। तो वहां से मुझे जूनियर प्लेयर को ग्रूम करके आगे निकलना। फिर मैंने कोचिंग की तरफ रुख किया, जो भी एक्सपीरियंस था उसमें मैंने कोचिंग पे आगे बढ़ा। बहुत सारे प्लेयर जो अभी आपने कुशाग्रा का नाम लिया, कुशाग्रा, राजनदीप, शरणदीप, सत्या सेतु, साहिल राज, काफी ऐसे जो बंच थे वो अंडर 16 से मेरे हाथ में ही आए थे, अंडर 19 में। और उस समय उन लोगों को ग्रूम करना, क्योंकि जो मेन स्टैंडर्ड क्रिकेट स्टार्ट होता है वो अंडर 19। जी। तो वहां से जो ग्रूम करके उन लोग को फिर मैं जब आगे बढ़ाया, उसके बाद 23 में मैं फिर कोच बना। और वहां से करते करते अब करंट में मैं जिम्मेदारी, जो कि एमएस के तरफ से ही था कि उनका, कि कोई ऐसा फेस दिया जाए जो झारखंड सीनियर टीम का चेयरमैनशिप का जो चेहरा रहे, तो वर्धन को दिया जाए। तो उनके और सौरभ तिवारी जो अभी सेक्रेटरी बने हैं, नदीम है आपका जॉइंट सेक्रेटरी, तो ये लोग प्लेयर सब जो जो इन्वॉल्व थे। झारखंड को पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मिला, इसमें भी आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, पहली ट्रॉफी झारखंड के लिए, जी बड़ी हाँ, अचीवमेंट। बहुत दिनों से हम लोग का ये था कि अगर झारखंड इस तरह का कोई अचीवमेंट करता है तो यहाँ के क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफी दिनों से क्रिकेट चल रहा है। और ऐसा नहीं था कि झारखंड का नाम नहीं हो रहा है, झारखंड में एमएस जैसे प्लेयर आए, साथ में सौरभ तिवारी इंडिया खेले, नदीम इंडिया खेला, वरुण इंडिया खेला, काफी। ईशान किशन। ईशान किशन तो करंट में भी खेल रहे हैं, वो तो कंटिन्यू है। और प्लेयर सब भी, और भी प्लेयर सब देखिएगा, अभी भी सीनियर टीम में चाहे विराट है, अनुकूल है, उत्कर्ष है, ये लोग भी कंटिन्यू बहुत साल से दो खेलते चार हैं। खिलाड़ी ऐसे जो भविष्य में झारखंड के जो खिलाड़ी है वो टीम इंडिया के लिए खेल सकते हैं, कुछ ऐसे खिलाड़ी? मेरे ख्याल से अभी अनुकूल अभी शानदार फॉर्म में है, विराट अच्छा कर रहे हैं, और रॉबिन रॉबिन अच्छा है। अनुकूल तो किया ही है, अभी कंटिन्यू मैन ऑफ द सीरीज भी वही रहा है। तो मेरे ख्याल से कुशाग्रा भी काफी टैलेंटेड, कुशाग्रा को हमने अभी देखा है कि राइट हैंड बैटिंग में जब भी ईशान का कभी भी होता था कि वो आउट हो गया है, तब भी सिचुएशन को संभालने के लिए सबसे पहले कुशाग्रा सामने आता था। काफी एज है उसके पास में, और काफी मैच्योर प्लेयर अब हो गया है वो। तो आने वाला टाइम में मुझे लगता है कुशाग्रा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर वो कंटिन्यू अपने को इस तरह से परफॉर्मेंस पे अब ढाल सकते हैं तो वो इंडिया के लिए जरूर ईशान किशन की अगर हम बात करें तो आप जिस तरीके से चेयरमैन हैं, बात होती होगी जब वो टीम से बाहर चल रहे थे, तमाम चीज़ें उनको लेकर के सोशल मीडिया में चल रही थी। क्या माइंडसेट लेकर के वो चल रहे थे? क्योंकि लगातार जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, ऐसा लगा कि दरवाज़ा खटखटा नहीं रहे थे, दरवाज़ा तोड़ करके उन्होंने बीसीसीआई को कहा, सेलेक्टर्स को कहा कि मैं आ रहा हूँ अंदर। क्या कुछ बात होती थी जब वो टीम से बाहर चल रहे थे? देखिए, ईशान का मुझे याद है कि जब दिलीप ट्रॉफी का सिलेक्शन हो रहा था, तो हम लोग भी सिलेक्शन कमेटी में थे झारखंड की तरफ से। तो उस समय ईशान के लिए था कि मैंने ईशान को जब फ़ोन किया कि ईशान कैसा है तुम्हारा, अभी क्या तुम अवेलेबल हो ना? तो कहा भैया मेरा पैर में चोट लग गया है, कुछ छोटा मोटा कुछ एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते उसका पैर में चोट था। तो मैंने कहा कि अरे, तो अभी तो दिलीप ट्रॉफी मैच हो रहा है, ये काफ़ी तुम्हारे लिए एक कमबैक का अच्छा वहाँ पे हो सकता है ये। तो बोला कि भैया अभी नहीं कर सकेंगे, अभी एमसीए में जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उसको फिर मैंने कहा ठीक है, तब रिप्लेसमेंट दे करके उसको टीम को फिर बना दिया गया। फिर धीरे धीरे होते होते फिर हम लोग जब रांची में मिले, तब वो कम्प्लीटली फिट था। बट उसका जो एगरनेस था कि मुझे कुछ करना है, जो जो इस इन सालों में जिस तरह से आपने उनके फैमिली का भी देखा होगा, और खुद उसका भी जो जो एगरनेस था वो दिख रहा था कि वो कुछ करना चाह रहा है। एक खिलाड़ी जो दोहरा शतक लगाता है सबसे कम एज में और दूसरे मैच पे ड्रॉप कर दिया जाता है। बुरा लगता है कि यार मैंने दोहरा शतक लगाया है, उसके बाद मुझे ड्रॉप कर दिया गया। ये दिमाग में चल रहा होता है खिलाड़ी को। देखिए, ये चीज़ तो है, क्रिकेट में आदमी एक्सपेक्टेशन ज़रूर रखता है कि वो अगर अच्छा कर रहा है तो नेचुरली है कि वहाँ से उसके लिए कभी भी डाउनफॉल नहीं होता है, वो अप ही जाता है।
तो कहीं न कहीं ईशान किशन को वो चीज़ का तो बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि 200 बनाने के बाद कहाँ प्लेयर का कहाँ से कहाँ उसका ग्राफ चला जाता है। बट ईशान के लिए ये बहुत ही ड्रॉबैक रहा था। लेकिन फिर भी जिस तरह का वो परफॉर्मेंस कर रहा था, वो दिख रहा था कि वो जुनून दिख रहा था उसमें। और हर मैच में आप देख रहे हो कि वो चाहे कोई भी बॉलर रहे, वो ही अटैक कर रहा था, वही इनिशिएट कर रहा था, जिसके चलते झारखंड का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, वो दिख रहा था कि एज़ अ कैप्टन जो है, वो फ्रंट से लीड कर रहा है। अगर बात की जाए अब झारखंड क्रिकेट को लेकर के, कहा था कि झारखंड को कौन जानता है, लेकिन एम एस धोनी के नाम से अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, आप तो भी सिस्टम के हिस्सा है, तो आखिर कैसे झारखंड क्रिकेट को लेकर के आगे जा रहे हैं? आप बिलोंग करते हैं बिहार से, झारखंड में आपको एक बड़ा पद मिला हुआ है। बिहार झारखंड की अगर बात की जाए तो क्या कुछ रोड मैप कहते हैं तैयार किया जा रहा है कि क्रिकेट को और आगे लेकर के जाया जाए? देखिए, झारखंड में मुझे याद है कि जब हम लोग खेला करते थे, तो अमिताभ सर का फिर जब क्रिकेट में वो आए एज़ अ प्रेसिडेंट वो आए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का काफ़ी वो एक सिचुएशन पे डेवलप किए, एक बहुत ही अच्छा रास्ते में उन्होंने दिखलाया। और सारा सिस्टम को उन्होंने बिल्कुल ही पारदर्शी तरीके से उन्होंने बनाया उसको। तो मेरे ख्याल से उनके आने से क्रिकेट बहुत ही सही दिशा में जाने लगा। और यहाँ का जो जो प्लेयर्स थे, जितने भी प्लेयर्स थे, मेरे ख्याल से जब हम लोग आते थे, चाहे बिहार कंबाइंड बिहार से भी आते थे, बहुत लोग ऐसे प्लेयर्स थे जो यहाँ आकर के क्रिकेट खेला करते थे। तो उन लोग के लिए भी ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि जो अभी बिहार से खेल रहे हैं, वो लोग दिक्कत में इसलिए फँस जाते हैं कि कहीं भी सिस्टम वो नहीं दिखता है, जो कि यहाँ सिस्टम बना हुआ है। और ये सिस्टम के चलते ही यहाँ प्लेयर आप देखे होंगे कि निकलता रहा, यहाँ से इंडिया खेलते रहा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एमएस तक रुका, वहाँ से भी कंटिन्यू निकलते गए। और आने वाले समय में आप देख रहे हो कि बहुत सारे ऐसे मतलब प्लेयर धोनी हैं। ने एक रास्ता खोल दिया, जो रास्ता रुका हुआ था। बिल्कुल, धोनी ने रास्ता को तोड़ करके वो बना दिया वो सारा, ऐसा कहा जाए। क्योंकि छोटे शहर में रांची ऐसी जगह से कोई प्लेयर इंडिया में जाएगा और इंडिया का कैप्टनशिप करेगा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। धोनी अब भी खेल रहे हैं, उनके फिटनेस को लेके क्या कहेंगे? क्या राज है जिस तरीके से लगातार अब भी वो आईपीएल खेल रहे हैं? काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी डिटरमाइन है, उनका जो इच्छा शक्ति है वो देखने को मिलता है। कोई भी प्लेयर इस मुकाम को हासिल करने के बाद मेरे ख्याल से वो लगता है कि चलो ठीक है, अब बहुत कुछ मैंने हासिल कर लिया। लेकिन उनको ये जुनून रहता है कि वो हर दिन जब भी वो रांची में रहते हैं, वो स्टेडियम आते हैं, 2-3 घंटा आपको जिम में बिताते हैं। इंडोर में अगर आईपीएल चल रहा है तो इंडोर में वो बॉलिंग मशीन में बैटिंग करते हैं। अगर कैंप लगा रहता है सीनियर्स का जो भी है, तो नेट्स में भी वो बैटिंग करके थोड़ा-सा अपने को रिदम में लाने का कोशिश करते हैं। तो इस तरह का उनका जो रोज़ का उनका दिनचर्या जो है वो काफ़ी मतलब झारखंड क्रिकेट के लिए ज़बरदस्त सोचते है। हैं वो कि क्रिकेट अच्छा हो, झारखंड क्रिकेट का बात होती है इसको लेकर के कि झारखंड क्रिकेट कैसे आगे लेके जाना है? जी हाँ, बिल्कुल। इस साल तो और भी इन्वॉल्व रहे वो। इस साल तो काफ़ी कुछ रहा कि जिस तरह से सौरभ और नदीम आया, तो दोनों के आने से क्या है कि धोनी उनका इन्वॉल्वमेंट रहा कि चलो ठीक है, जो भी क्रिकेटर आ रहे हैं, जो भी एसोसिएशन को संभाल रहे हैं, तो थोड़ा कहीं न कहीं इन लोग को मार्गदर्शन देना ज़रूरी है, क्योंकि जो क्रिकेट का अनुभव उनको है, तो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं इसका फ़ायदा इन दोनों को ज़रूर मिल सकता है। और अभी जो जो टीम आया आपका, काफ़ी नया टीम आया, जना शादेब प्रेसिडेंट बने, सौरभ सेक्रेटरी बना, तो ये लोग कंटिन्यू जिस तरह से आने लगे, तो फिर मेरे ख्याल से बहुत अच्छा। धोनी को लेकर के आईपीएल अभी भी खेल रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये लास्ट आईपीएल हो सकता है, ये लास्ट आईपीएल हो सकता है, लेकिन धोनी लगातार खेलते जा रहे हैं। क्या लग रहा है ये आईपीएल धोनी के लिए लास्ट हो सकता है? देखिए, ये डिसीज़न तो उन्हीं का हो सकता है, क्योंकि आज तक कोई उनको रीड नहीं कर सका कि हाँ, सब लोग अनुमान ज़रूर लगा सके कि हाँ, अब धोनी लगता है ये लास्ट साल खेलेंगे। बट मुझे लगता है कि वो डिसीज़न वो खुद जानते हैं कि कब उनको नहीं, डिसीज़न कुछ तो लेना कहते चाहिए। होंगे जब आते होंगे रांची मिलते होंगे, अभी तो रांची में ही रहते हैं कि हाँ भाई देखिए संन्यास लेना है या फिर अब पूरा छोड़ देना है क्रिकेट अब। देखिए इंजरी वगैरह भी काफ़ी उनको है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, नी में भी उनका इंजरी है। फिंगर्स जब भी वो खोलते हैं हाथ में, तो देखते हैं कि कोई हाँ, उँगली इधर है, कोई उँगली उधर है। तो काफ़ी वो जो ज़िंदगी का जो अनुभव लिया है उन्होंने, क्रिकेट का जो अनुभव लिया है, तो काफ़ी मतलब इंजरी के बावजूद वो अपने को मोटिवेट करके रखे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उनका मुझे लगता है कि अभी इस साल तो वो खेलेंगे ही, आने वाला साल में कहना मुश्किल है, बट इस साल के लिए वो पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन धोनी को लेकर के काफ़ी सारी आलोचना भी होती थी जब वीरेंद्र सहवाग को ड्रॉप किया गया, तमाम चीज़ों को ड्रॉप किया गया और भी कई खिलाड़ी थे। क्या उस तरह के खिलाड़ी थे धोनी कि किसी को फ़ेवर करते थे, किसी को फ़ेवर नहीं करते थे, फ़ेवरिज़्म चलता था, ऐसा थे धोनी? देखिए, कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए इन टर्म ऑफ टीम जब बनती है ना, तो सीनियर्स, जूनियर्स सब लोग रहते हैं।
और कभी ना कभी जूनियर्स जब आते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ता होता है कि सीनियर्स को थोड़ा सा उनको उनके लिए रास्ता देना रहता है। तो ऐसी बातें होती है, लेकिन वो लोग भी जानते हैं ऐसा कुछ बात नहीं होता है कि अगर धोनी आया तो सहवाग को साइड कर दिया गया या हरभजन को साइड कर दिया, युवराज को साइड, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी न कभी जब धोनी आए तो न्यू कमर जब आए तो धोनी को भी साइड हटना पड़ा। तो ये बात एक नॉर्मल चीज़ है जो प्रोसेस में रहती है। तो इसलिए धोनी पे को ब्लेम करना ये गलत बात है। ये चीज़ एक प्रोसेस के थ्रू होती है जिसमें प्रोसेस में सबको आना मतलब पड़ता धोनी कैप्टन कूल है शुरू से। है। बिल्कुल, उनके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि जिस तरह से वो हर सिचुएशन को हैंडल करते हैं, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही क्या कहा जाए, चाहे कितना भी टेंस सिचुएशन रहे, कितना भी बड़ा स्कोर चेज़ कर रहे हों, कैसे भी सामने अपोनेंट रहे, वो बिल्कुल ही कूलली हैंडल करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि उनका जो समझाने का भी तरीका है ना, सबको यही बोलते हैं कि अगर माइंड तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, तब तुम डिसीजन परफेक्ट ले सकोगे। अगर कहीं न कहीं तुम हड़बड़ी में रहोगे या पैनिक सिचुएशन में रहोगे, तो वो चीज़ का इफ़ेक्ट तुम्हारे क्रिकेट में पड़ेगा। तो इसीलिए उस चीज़ को वो एक्चुअली उसी कहा जाए, हिंदी में बहुत बड़ी शब्द है कि उसको वो आत्मसात कर लिए थे कि अगर मैं कूल रहूँगा तो मेरा डिसीज़न जो है, आपने देखा होगा कि रेफरल जो लेते रहे हैं, उनके तरह आज तक कोई रेफरल लिया ही नहीं। एमएस धोनी सिस्टम बिल्कुल, रिव्यू। रिव्यू, हाँ। तो वो इसलिए ले सकते थे क्योंकि उनको लगता था कि हाँ, ये मेरे लिए परफेक्ट डिसीज़न का जगह है, और उन्होंने ले लिया इसको। अगर बात की जाए कई बड़े-बड़े खिलाड़ी आए, बड़े-बड़े कप्तान आए, आपको अगर चुनना हो कि कौन इंडियन टीम के लिए सबसे बेहतर कप्तान रहा? एक देखिए, नाम। मैं तो बहुत नज़दीकी से उन्हीं को देखा हूँ। एमएस का जिस तरह से जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ और टीम कंबाइन करने में उनका जो रोल था, वो सबसे बड़ा चीज़ देखने को मिला। झारखंड का भले वो कप्तानी नहीं किए हो, बट टीम को वो हमेशा मॉरली स्ट्रॉन्ग रखते थे, चाहे कोई भी कप्तानी करे। वो और भी कप्तान के अंडर में खेले, लेकिन कभी भी उनको ये नहीं लगता था कि अगर मैं किसी के अंडर में खेलूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा। उनका कद विराट के हमेशा अंडर बड़ा में था। बाद में वो खेले। विराट के अंडर में भी खेले और झारखंड के लिए भी जब खेले तो जो भी कप्तानी करता था उनको कोई आपत्ति नहीं रहता था, मैं आकर के खेलूँगा, बस मैं क्रिकेट खेलूँगा। तो इसलिए उनका ये रवैया जो था वो क्रिकेट के लिए ही वो खेलते थे। कोई पद, कोई प्रतिष्ठा उनको कभी डगमगा नहीं सकती। आप ऑफ कैमरा बता रहे थे सचिन से जब वो पहली बार मिली, जब ड्रेसिंग रूम शेयर किया उन्होंने, क्या कुछ उसके बारे में कुछ उन्होंने बताया था, जिसे गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है? देखिए फर्स्ट टाइम जब वो खेल करके आए थे, इंडिया खेल करके आए और वहाँ पे उस समय सचिन, गांगुली, राहुल द्रविड़, तो इस तरह के प्लेयर्स के बीच में जब वो खेल करके आए थे, तो सचिन के साथ वो टेबल टेनिस खेले थे। तो मुझे याद है कि जब हम लोग सब बैठे हुए थे, तो उस समय वो जो डिस्क्राइब कर रहे थे कि किस तरह उन्होंने सचिन के साथ टेबल टेनिस खेला और वो जो उनका हाव-भाव था, हम लोग को ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे कि साथ में हम लोग भी इनको छू लेने से लग रहा मतलब था जिस तरीके से सचिन, वो बता रहे थे। हाँ, कि सचिन को हम लोग भी छू लें क्योंकि रोल मॉडल तो ऑब्वियसली हम लोग के लिए भी रोल मॉडल तो सचिन ही थे। तो सचिन को वो जो उनके साथ खेल कर के अपना अनुभव शेयर करते थे, तो लगता था कि ये भी उन्हीं के साथ में खेल के आए हैं, तो वो अनुभव हम लोग को भी होता रहता। हम कप्तानी की बात कर रहे थे, धोनी की बात करते जिसके अंडर में कई खिलाड़ी खेले, कहा जाता है कि धोनी ने इसे बना दिया, उसे बना दिया, इसको चांस दिया। लेकिन अगर बात की जाए धोनी की, जब धोनी टीम में आए थे, उस वक़्त शायद सौरव गांगुली कप्तान थे और कहा जाता है कि धोनी के इतने बड़े प्लेयर बनने में दादा का बड़ा हाथ रहा। क्या ऐसा है? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि क्रिकेट में जिस तरह से सौरव गांगुली आए थे, तो उनके रीजन में भी बहुत लोग इंडिया खेले और काफ़ी लोग जो बंगाल से भी रिप्रेजेंट किए थे। वैसी परिस्थिति में गांगुली का बहुत बड़ा ये था, रोल था क्योंकि धोनी उस समय खेल रहे थे, इंडिया ही खेले। मेरे ख्याल से हम लोगों ने सामने से उनको देखा कि जब वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, तो उस समय कभी-कभी ऐसा सिचुएशन आ जाती थी कि जब वो 30 रन पे आउट हो रहे हैं, 40 रन पे आउट हो रहे हैं, तो कोचेस काफ़ी गुस्सा हो जाते थे कि अरे माही तुम इस तरह से मार के आउट हो जा रहा है, 40s पे आउट हो गया, तुम 35 में आउट हो गया, तुमको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए था, इस तरह से नहीं चलेगा। तो धोनी चुप रहते थे, वो ज़्यादा जवाब नहीं देते थे कोच को। वो अंदर-अंदर ही उनका चलता रहता था। वो पूछते भी थे कि धोनी तुम्हारा क्या ये लग रहा है, तुम क्यों आउट हो जा रहे हो इस तरह से? तो जब वो सिचुएशन ऐसा आया कि एक मैच में जब वो वनडे खेल रहे थे तो उन्होंने 100 बनाया, वहाँ से देवधर में उनका सिलेक्शन हुआ और देवधर से फिर इंडिया में जाकर के वहाँ भी उन्होंने 100 किया
और वहाँ 100 करने के बाद इंडिया गए, तो वहाँ फिर वो कंटिन्यू एक फ़िल्म में दिखाया गया था कि सिलेक्टर जहाँ बैठे हुए वहीं पे छक्का मारना है, क्या रियल था या फिर ऐसे ही फ़िल्म में दिखाया गया था? नहीं, उस तरह का नहीं है, वो तो पिक्चर की बात है कि जिस तरह से पिक्चर को किया जाता है, लेकिन उनमें ये चीज़ एग्रेशन था कि भाई जिस शैली में मैं खेल रहा हूँ, भले ही मैं टीम से बाहर हो जाऊँ, मगर मुझे अपना टेम्परामेंट चेंज नहीं करना है, मुझे जो अपना शैली है उसी में चलना है। और उसी शैली को वो फ़ॉलो करते रहे। मुझे याद है कि जब विकेट कीपर जब वो करते थे, तो विकेट कीपिंग में बहुत लोग करता था कि रिसीव करना है, तब उसको गैदर करना है, उसके बाद मारना है। लेकिन धोनी का था कि एट अ टाइम आप देखे होंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वहीं से रिसीव करके वो उड़ा देते थे वो। तो वो उनका अपना शैली था। शुरू में आए किरण मोरे या जो भी थे उस जी। समय मोंगिया, ये लोग कमेंट किया अरे ऐसे कीपिंग नहीं होता है, रिसीव किया जाता है तो ये होता है। बट लास्टली क्या हुआ, उन्होंने अपनी शैली को खुद डेवलप किया। तो ये चीज़ उनमें काबिलियत थी क्योंकि धारा के साथ सब बह जाते हैं कि धारा के विपरीत जो बहने का था, वो एमएस धोनी में ही था। और उन्होंने ये कर दिखाया, क्योंकि जब भी जितनी भी क्रिटिसाइज़ होती थी उनको वो सुनते ज़रूर थे, लेकिन उस पे वो अपना एनर्जी खर्चा नहीं करते थे, वो उस पे उतना ज़्यादा बल्ले से रिएक्ट जवाब नहीं दे करते देते थे। हैं। हाँ, वो उस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब करते थे कि हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं 40s में आउट हुआ हूँ, मैं वो गलती किया हूँ, लेकिन अगला मैच में मुझे तो वो फिनिश करने वाला कि छक्के से ही फिनिश करना है, वो शुरू से था? जी, मैंने कहा ना कि वो जब छक्का का वो जब प्रैक्टिस करते थे, तो वो स्टेडियम पार करने का वो प्रैक्टिस करते थे। वो सिर्फ़ रोप पार करने का प्रैक्टिस नहीं करते थे। तो कहीं न कहीं जब भी वो मिस हिट करते थे ना, तो भी इतना पावर वो एनर्जी उसमें झोंक देते थे कि वो रस्सी पार ही हो जाता था, अच्छा, वो वो बाउंड्री। हेलीकॉप्टर शॉट क्या उसकी प्रैक्टिस करते थे? क्योंकि फ़िल्म में भी दिखाया गया है तमाम चीज़ें हेलीकॉप्टर शॉट मतलब ज़मीन से ऐसे उड़ा देना ऊपर। हाँ, 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 बिल्कुल। देखिए वो टेनिस में चलता है, टेनिस में आज भी वो शॉट्स चलता है। और उसके हम लोग के साथ में ही खेलता था, संतोष लाल भी हम लोग के साथ में खेले थे, जो कि एमएस के काफ़ी क्लोज़ दोस्त थे, जो कि टेनिस में वो खेलते थे। तो उसका फ़ेवरेट शॉट था जिसको करते-करते फिर एमएस भी वो जो फ़िल्म में दिखाया गया था कि 2 समोसा खिलाएँगे सिखा दो। जी हाँ, उस तरह का वहाँ पे कुछ था। फिर वो उसको इंटरनेशनल में ड्यूज़ में भी उसको यूज़ करने लग गए। प्रैक्टिस में काफ़ी मेहनत किया उन्होंने, और फिर इंटरनेशनल में भी उन्होंने शॉट्स को खेला और शॉट्स खेल करके मैच जिताया उन्होंने इसको। तो काफ़ी अच्छा उनका ये रहा जर्नी जो है वो कुछ सामने से देखने को लगा, और ख़ासकर हम लोग के आपने तो लिए एन्जॉय किया है साथ में। बिल्कुल है, क्योंकि कैंप जब हम लोग किया करते थे अंडर 19 का भी, उस समय भी काफ़ी अच्छा अनुभव रहता था। हम लोग ज़मीन में उस समय ऐसा नहीं था कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था। कीनन स्टेडियम के नीचे में भी हम लोग जो अभी ऑफ़िस है वहाँ पे एक साइड से पूरा टीम हम लोग ठहरते थे। तो एक साथ हम लोग सोते थे वहीं पे, फिर वहाँ से कीनन स्टेडियम में हम लोग रनिंग करने जा रहे हैं, फ़िटनेस करने जा रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो जो जेलिंग होता था जब 10-15 दिन का, वो काफ़ी काफ़ी अच्छा रहता था वो खुशी अनुभव। होती होगी कि कैप्टन कूल होगा पूरे देश के लिए, हमारे लिए तो मेरा माही ही है, उस तरीके से मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल, उनके साथ जब भी मिलने का ही रहता है तो फिर कभी ऐसा नहीं लगता है कि उतना बड़ा कद का प्लेयर हो गया है। वो चीज़ वही उनमें है, वही डाउन डाउन उनका जो फीलिंग रहता है कि अरे मनीष के साथ खेले हैं, अरे इसके साथ खेले हैं, उसके साथ खेले हैं, तो वो उनका अनुभव हमेशा सेम रहता है। और काफ़ी देखिए सब में सबसे बड़ी बात ये है ना कि उनका सर्किल जो है अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़े-बड़े लोगों के साथ उठना-बैठना भी रहता होगा। लेकिन ग्राउंड लेवल में जो जिसके साथ वो उन्होंने जर्नी शुरू किया है, उनके साथ वो उसी तरह अब भी है, और उसी उसी के साथ सेम व्यवहार वो अभी भी करते हैं। कॉल-वॉल पे बात होती है, कॉल पे बात करना उनसे काफ़ी मुश्किल है, फ़ोन नहीं रखते। कि फ़ोन वो रखते नहीं हैं, और बहुत मुश्किल से ही फ़ोन पे उनसे बात हो सकता है। वो भी किसी के दूसरे के थ्रू फ़ोन में जो है, वो बात हो सकेगा, अदरवाइज़ डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट करना बहुत मुश्किल है। उससे आसान है कि उनसे डायरेक्ट मिल लेना, फ़ोन से बात करना बहुत मुश्किल है उनसे। तो आपने सुना झारखंड के पूर्व रणजी कप्तान मनीष वर्धन जी को, उन्होंने अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, साथ ही कैप्टन कूल, एमएस धोनी जिनके लिए जो झारखंड के खिलाड़ी जो उनके साथ खेले, उनके लिए वो हमेशा माहिर रहे हैं, उनकी जर्नी के बारे में